चले सर इब्तिदा करते हैं हम, और हम इब्तिदा करते हुए इसी चलाने इब्तिदा करते हुए आज हम पढ़ रहे हैं ईपीएस को आगे लेकर जाएंगे। क्विकली रिवाइज कराता हूं जो अब तक हमने पढ़ा। हमने कहा सर ईपीएस में न्यूमरेटर भी होता है तो ईपीएस में डिनोमिनेटर भी होता है। सर न्यूमरेटर क्या होता है ईपीएस के अंदर? हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं, इसी चला दे, उसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस। हमने कहा उसके अंदर से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। सही है सर। फिर हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड से बात आता है कि प्रेफरेंस शेयर्स बेसिक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं सर? जो हमने कहा लायबिलिटी ट्रीट किए जाते हैं, उनके ऊपर मिलने वाला डिविडेंड क्या होता है? असल में इंटरेस्ट। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? हमने कहा जो कि इक्विटी ट्रीट के लिए किए जाते हैं और उनके ऊपर मिलने वाला डिविडेंड भी क्या होता है? डिविडेंड। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि सर हमारे पास जो है प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल में भी दो काइंड्स आती हैं, क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव। क्या होते हैं? जिनके बारे में हमने कहा चाहे लिखा हुआ हो चाहे ना लिखा हुआ हो, डिविडेंड हमेशा मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव अगर सर डिक्लेयर होगा तभी मिलेगा, वरना डिविडेंड नहीं मिलेगा। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा था बताएं? हमने पढ़ा था सर कि हमारे पास जो है कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूड भी हो सकते हैं। सर जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हैं, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, हमने कहा उनके जो है जितनी भी एडजस्टमेंट्स होगी वहीं से माइनस होंगी, डिसकंटिन्यूड में से नहीं होंगी। सर फिर और आगे बढ़े थे, हम आए थे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में शरारतें थी। हमने कहा डिनोमिनेटर में कितनी शरारतें थी? 5। उसमें से हम पिछली क्लास तक 3 अच्छे से पढ़ चुके थे। पहली शरारत क्या थी मुझे बताओ? डिनोमिनेटर में पहली शरारत क्या थी? हमने कहा पहली शरारत थी हमारे पास, हमने कहा मिड ईयर इशू। मिड ईयर इशू का मतलब क्या है? साल के बीच में जो शेयर्स होते हैं उनको हमें प्रोरेट बेसिस पर लेना होता है। फिर आगे आए थे, हमने कहा बोनस इशू। बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री कैश शेयर्स मिल जाना, बोनस इशू। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि सर हमारे पास जब बोनस इशू होता है तो हमें अज्यूम करना है जैसे कि हमेशा से ये इशू वजूद में था। हम इस साल की ईपीएस को भी एडजस्ट करते हैं और पिछले साल की ईपीएस को भी एडजस्ट करते हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा तीसरी चीज क्या थी? राइट इशू। व्हाट इज राइट इशू? हमने कहा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम शेयर इशू करते हैं उसको हम कहते हैं राइट इशू। सर राइट इशू जो होता है उसके अंदर हमने कहा हमें राइट इशू बोनस फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस या वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस या थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जिसको हम प्यार से TERP कहते हैं, वो कैसे निकलती है? हम कैसे, वो बताओ वो कैसे निकलती है? हमने कहा सर वो निकलती है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। हम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू, और फिर राइट इशू में जितने शेयर्स मिल रहे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो राइट इशू की प्राइस होती है। तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाती है? हमारे पास जो प्राइस आती है उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करते हैं तो TRP निकल के आ जाती है। उसी मदद से हम राइट इशू बोनस फ्रैक्शन डाल देते हैं। बोनस फ्रैक्शन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। राइट इशू बोनस फ्रैक्शन मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इशू। सर पिछले साल की ईपीएस अगर रीस्टेट करनी हो तो क्या करेंगे? हमने कहा इनवर्सली, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, इनवर्स ऑफ राइट इशू बोनस फ्रैक्शन। सर ये सब बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और हमने डिफरेंट सवालात भी देख लिए थे। सही है सर। आज की क्लास में बेसिक ईपीएस इंशाल्लाह खत्म होगी और डाइल्यूटेड ईपीएस इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की क्लास में सर बेसिक ईपीएस को खत्म करते करते भी हमें लग जाएगा
टाइम। सही है सर, हमें लग जाएगा टाइम। 6 बजेंगे 7 बजेंगे वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। पूरा क्लास मगरिब तक है। आ जाए सर, आ जाए। खामोशी। कब बड़े होंगे हम? इंशाअल्लाह सर। कोई होमवर्क दिया था मैंने? आए सर आए, अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 25। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन HDL फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2016। शो ऑल रेलिवेंट कैलकुलेशंस। हमने कहा तमाम रेलिवेंट कैलकुलेशंस आपने शो करनी है। चलें सर, अब पढ़ रहा हूं मैं। Following information pertains to the financial statements of HDL are listed company for the साल ended 31 दिसंबर 2016। Profit after tax for the year, profit from continuing operations, profit from, और दोनों का टोटल दे दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर आगे बढ़े, क्या कह रहा है ये हमसे? ये कह रहा है शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2016 कंप्राइज्ड ऑफ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 ईच। 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 25। 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और हमने कहा इंटाइटल टू क्यूमुलेटिव डिविडेंड एट 10%। इनके ऊपर क्यूमुलेटिव डिविडेंड भी कितना मिलेगा? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? मिलना ही मिलना है। और 31 मार्च 2016 HDL announced 40% right shares to its ordinary। सर अनाउंसमेंट की अभी at ₹25 पर शेयर। The entitlement date of right shares was 31 मई 2016। अनाउंस कब किया है? 31 मार्च में। और इंटाइटलमेंट कब है? द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड एंटाइटलमेंट डेट वॉज ₹28 and 32। कौन सी प्राइस लेंगे हम राइट शेयर्स के लिए? 28 लेंगे या 32? पक्की बात है। हमने कहा 2 डेट्स गिवन है, अनाउंसमेंट और एंटाइटलमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट कंपनी ने कहा था अनाउंस कर रहे हैं। एंटाइटलमेंट डेट कंपनी अब शेयर्स दे रही है, तो 28 लेंगे 32। सर एंटाइटलमेंट डेट लेंगे 32। ऑन 2 अगस्त 2016
HDL announced 20% entitlement date of bonus shares was 31 अगस्त 2000। बोनस शेयर्स की इंटाइटलमेंट डेट क्या थी? 31 अगस्त 2016। सर अनाउंसमेंट डेट 2 अगस्त थी, इंटाइटलमेंट डेट 31 अगस्त। अब आगे आते हैं, कहानी में असल ट्विस्ट यहां पर आया है, जो कि खैर आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इसका थोड़ा सा ताल्लुक निकल जाता है। एक और स्टैंडर्ड है जो बड़े होके पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग, उस स्टैंडर्ड का नाम है IS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। बट ये एडजस्टमेंट उससे लिंक्ड है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। On 1 Feb 2017, Board of Directors announced 20% and 10% bonus issue being the final dividend to the ordinary shareholders and 10% cash dividend for preference shareholders। इसने कहा डायरेक्टर्स ने, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 16 था, डायरेक्टर्स फरवरी में कुछ अनाउंस कर रहे हैं। सही है सर। अब सुनिएगा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, सबकी तवज्जो चाहूंगा। बेटा मिड अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मिड पहले सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, उसका आंसर उसके बाद करेंगे, आ जाए। अब सबकी तवज्जो चाहूंगा, कॉपी कोई भी नहीं करेगा मेरा बच्चा, इधर आएंगे हम सब। और सर देखिए क्लास में ही सीखना है हाउ टू परफॉर्म इन एग्जाम। देखिए सर ये चीज, ये स्किल है, पढ़ हर कोई लेता है लेकिन पेपर में पास हर कोई नहीं हो पाता। सबसे बड़ी वजह यही होती है, लोगों को पता ही नहीं होता हाउ टू परफॉर्म इन एग्जाम। चले सर, हमने कहा आंसर का सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। यहां पर हमसे बेसिक, लेकिन मैं इसी फॉर्मेट के साथ आपको इसका डिस्क्लोजर भी कवर करा दूंगा। इसी सवाल में इसका डिस्क्लोजर भी बेसिक ईपीएस का कवर हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्लोजर इज वेरी सिंपल। सर डिस्क्लोजर और नोट्स क्या अलग अलग चीजें होती हैं? नहीं सर, एक ही चीज होती है। सर देखिए सबसे पहले हेडिंग डली हुई होगी, किसी भी कंपनी के आप फाइनेंशियल्स में जाएंगे, अर्निंग्स पर शेयर। फिर सर ये इसी तरीके से, अच्छा ये अर्निंग्स पर शेयर की फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आती है, P&L के फेस पे आती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स पर शेयर इतनी है। उसके ऊपर रेफरेंस दिया हुआ होगा कि भैया नोट नंबर, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, सपोज करो जैसे यहां पर गिवन है 900 का, 900 का गिवन है 900, उसके बाद होगा ईपीएस और ईपीएस के आगे लिखा हुआ होगा 33। अब यहां पर जो भी ईपीएस होगी, सपोज करो कुछ भी थी, हमने कहा उसकी डिस्क्रिप्शन शेयर होल्डर को हम बताएंगे कि देखनी है तो कहां जाएगा तू, नोट नंबर 33 में, नोट नंबर 33 में आप जाओगे। अब नोट नंबर 33 में आते हैं, हमने कहा सर यहां पर हम शो करेंगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सर याद रखें, आपको याद होगा जो हमने शुरू के सवालात किए थे उसमें हमने टोटल वाला कॉलम भी बनाया था, ऐसा ही है। यहां पर हम टोटल वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, यहां पर हम टोटल वाला कॉलम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर? इसलिए नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है टोटल बताने की जरूरत ही नहीं है। ये आखिरी साल पे है और ये इसकी अभी जिंदगी के कुछ साल बाकी है। चलें सर, मजीद आगे बढ़ूंगा। हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा था यहां पर, अलग अलग बताएं। 7 और ये आपको गिवन है इन मिलियंस, ऐसा ही है 765 और 155। क्या हम यहां तक क्लियर है? चले सर, अब सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए बोर्ड पे।
यार यासीन भाई से हैंडआउट का पूछ और ऊपर से मेरा बैग ले आना। सर इसमें से क्या लेस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन से शेयर्स का? क्यूमुलेटिव। क्या सवाल में गिवन है? यस सर, सवाल में चिल्ला चिल्ला के ये आदमी हमसे कह रहा है कि भैया 4 मिलियन क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है? तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने का, तो 40 मिलियन का। कितने का है? 40 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें 10% से, तो हमने कहा डिविडेंड कितना आ गया। अब सर ये वर्किंग्स आपको बतानी है। 4 × 10 × 4%, ये ब्रैकेट में वर्किंग शो इंटू 10%, ये वर्किंग्स आपको ब्रैकेट में शो कर दी है मेरा बच्चा। ये कितना आ गया? 4 मिलियन 761, ये आ गया। और ये सर इस फिगर को कहेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ इस सवाल में बोनस कितने हैं? 2 है। एक अगस्त में पता चल रहा है, एक फेब में पता चल रहा है। राइट कितने हैं? 1 है। ऐसा ही है सर, इस सवाल में बोनस हमने कहा 2 है और राइट 1 है। सही है सर। तो अब आए सर, अब उसकी वर्किंग्स करने लगे हैं, बोनस की और राइट की, कि भैया बोनस का क्या करेंगे और उसका क्या करेंगे। सर आए सबसे पहले, ये मेन आंसर होगा ये आपका। अगर इसने, मैं तो बता रहा हूं, इसने तो एपीएस पूछा है, नोट भी पूछ लेगा तो नोट यही होता है। कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये माइनस किया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल। फिर हमने कहा एक और चीज आ जाएगी, वो होगी वेटेड एवरेज शेयर्स। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? ईपीएस। सर हम आए वर्किंग 1 पे आए। वर्किंग 1 बोनस फ्रैक्शन 1 निकाल रहा हूं मैं। बोनस फ्रैक्शन 1, बोनस फ्रैक्शन 1, BF1 आए सर आए। हमने कहा बोनस फ्रैक्शन 1 हमारे पास कितने % बोनस दे रहा है? वो कितने % दे रहा है? 20%। तो मैंने आपको बताया था जब भी परसेंट में होता है क्या अज्यूम करना है? 10 पर कितने? 10 पर। तो आपने कहा 10 प्लस 40%। हमने कहा 10 20%। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा 12.10 6/5। सर ये कब आ रहा है? 31 अगस्त। ऐसा ही है सर। इसकी इंटाइटलमेंट डेट कब है? अब आते हैं बोनस फ्रैक्शन 2। बोनस फ्रैक्शन 2 सर फरवरी में देखें कितने % बोनस का? ये कह रहा है ना ऑन 1 फेब 20% कैश एंड 10% 10 और 10 × 10 का कितने %? 11 ये कब आ रहा है? फेब 17, ये 31 अगस्त 16। अब कोई कॉपी नहीं करेगा, सबकी तवज्जो इधर। अगली चीज पे आऊंगा। हमने कहा राइट इशू, या राइट इशू बोनस फ्रैक्शन है ना सर? राइट इशू बोनस फ्रैक्शन, उसकी आपको पता होता है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज प्राइस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर यहां पर मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू मेरा बच्चा अगर आप गौर से पढ़े तो फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 गिवन है। कौन कौन सी 2? इसने कहा 2 गिवन है। इसमें 31 मार्च 16 HDL अनाउंस 40% राइट शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर holders at ₹25. The entitlement date of right share was 31
मई 2016 मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट, अनाउंस किया था पहले, लेकिन असल डेट कौन सी होती है? कौन सी डेट को कंसीडर करेंगे? इंटाइटलमेंट डेट वाज ₹28 एंड ₹32 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होगी? 32। हमने कहा सर ये तो 32 है, ये दूसरी जो वैल्यू आएगी ये आपने निकालनी है। मैं जरा चाहूंगा आप सब दूसरी वैल्यू निकालें। राइट शेयर्स की जो वैल्यू आएगी, कॉपी बाद में करना, अभी सिर्फ राइट की वैल्यू निकालोगे। 30 आ रही है सर। देखें 40% का मतलब, मैंने कहा हमेशा अज्यूम करोगे पहले कितने शेयर थे? 10। कितने शेयर्स थे? तो जब हम यहां पर निकालेंगे TERP या वेटेड एवरेज प्राइस, कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 40% का मतलब है अभी 4 न्यू मिल रहे हैं ना, तो हम कहेंगे इसका मतलब है 4 न्यू मिल रहे हैं 10 पे। 10 शेयर्स अगर किसी के पास होंगे एट रुपीस कितने वाले, कितना हुआ? 300। तो उसको नए 4 शेयर्स मिलेंगे एट ₹25। कितना हुआ? अब 420 के उसके पास कितने शेयर हैं? 420 डिवाइडेड बाई 14। हमने कहा सर कितना हो गया? हमने कहा 16 और 15। हमने कहा इस सवाल में 2 बोनस है और एक राइट इशू है, ऐसा ये मानते हो? अब सर यहां तक किसी का कोई भी सवाल हो, राइट इशू सर देखें हमने कहा इस सवाल में ये नहीं बताया था 4 पे 1 राइट शेयर मिलेगा, 40% है। जब भी परसेंट में जाएगा आपको अज्यूम करना है 10 पे कितने शेयर, तो जिसके पास 10 शेयर थे उसको 4 नए शेयर मिलेंगे। सर यहां तक आप लोग कॉपी करें, फिर मैं आपको इस सवाल के अंदर कुछ शरारतें हैं उनकी तरफ लेकर जाऊंगा, जिसके ऊपर किसी का सवाल आना चाहिए अब तक आया नहीं है। फरवरी 17 को क्यों कंसिडर करना है? हमारा तो ये 31 दिसंबर है। मैं आपसे अब इसकी लॉजिक भी बताऊंगा, आपको इसके ऊपर अपना व्यू भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा और आईकेप का भी व्यू बताऊंगा और एक गाइडेंस भी दूंगा कि फ्यूचर में क्या करना है। हाँ जी, नहीं ना, ये बात आपको काजी ने पढ़ाई भी होगी कि 17 का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है, तो वो रिकॉर्ड 17 में ही 18 में जाएगा। 16 का फाइनल डिविडेंड रिकॉर्ड कब होगा? लेकिन मैंने यहाँ पे बोनस फ्रैक्शन निकाल दिया। क्यों निकाला है मैं उसके पीछे आपको लॉजिक दूंगा, जो कि है आई के, पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री, तब हमें पता चलेगा ना सर क्या कहते हैं। जी बेटा सादिया, ग्रॉसली यही रीजन है। ये सोचेंगे ना कि जैसे ये शेयर्स यूज है ये कुछ और। चलें सर, अब कर लिया कॉपी? जी ये वाला जो बोनस फ्रैक्शन दूसरा वाला आपने लिया था, आपने 12 प्लस 12 to 10%। हाँ इससे पहले इशू होगा ना? नहीं, वो तो हम जब भी परसेंटेज की बात है 10, ये नहीं देखते कब कितने इशू है, 10 पे कितने।
ये वाला 10, ये वाला 10 ना, ये वाला, इसके ऊपर वाला ये 10, ये बोनस सेशन दूसरा वाले सामने 10 प्लस ब्रैकेट में है ना, हाँ ये वाले 10 के साथ। भाई हमने अज्यूम यही किया, दोनों में जब भी परसेंटेज होगा, किसी में भी परसेंटेज होगा, हम अज्यूम करेंगे 10 पे कितने शेयर है। हमारे तो ये तो शेयर कैपिटल है ना सर, 10 प्लस में है ना, उसके बाद आगे ब्रैकेट अमाउंट है तो वो 12 ये 10%, नहीं भाई, कुछ भी 12 नहीं होना चाहिए। जब भी परसेंटेज अज्यूम करेंगे, पहले 10 शेयर थे, उस पे कितने शेयर मिलेंगे। ये थोड़ी करेंगे कि पहला बोनस हो गया तो 12 हो गए, पहले 10 थे, उस पे कितने मिलेंगे। चलें जी, अब आ जाए सोल्यूशन पे। खवातीन ने कॉपी कर लिया है, कुछ मर्द हजरात ने भी कर लिया, बाकी कुछ मर्द हजरात छाप रहे, क्यों? स्लो हैं वो। तो आज पीछे बैठ गया है। किस किस ने मिड नहीं दिया? नहीं दिया मिड। सर क्यों नहीं देते यार, क्यों नहीं देते? सर देखिए, घर पे करके वो आपकी ना, देखो मिड में क्या होता है, जब डिफरेंट जो है ना सवालात आपके पास आएंगे ना डिफरेंट चैप्टर्स के, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये पता चलता है। सही है सर, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिंदगी में। और वैसे भी सर 6 महीने पे तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे इवेंट डिपेंडेंट है, एक भी 6 महीने जाया हुए तो 6 महीने आपका जो है एडजस्टमेंट होना सर शुरू हो जाएगी। सही है सर, तो आपने 6 महीने की कदर करनी है। हाँ वो भी है। आए सर जनवरी से, लेकिन उससे पहले मैं अब आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, सुनिएगा सर। देखें, एक आई कैप की इंटरप्रिटेशन होती है। देखें, डिफरेंट चीजों के ऊपर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हर कोई गलत हो जाए। भाई अल्लाह ने इंसान बनाया ना, आपने देखा हमारे डिफरेंट जो है मसलक हैं, उसमें सर छोटे मोटे इंटरप्रिटेशंस के डिफरेंसेस हैं, बट इट डजंट मीन कि हम बोलें कि यार फलाना गलत है, फलाना गलत है। सही है सर, जब तक आपके पास कोई बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो या आपको लगता हो। सही है सर, छोटी मोटी चीजों पे एक दूसरे को काफिर नहीं कहना चाहिए सर, नहीं तो कुफर, एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई किसी मुसलमान किसी को काफिर कहता है तो फिर एक तरफ तो कुफर आता है, या तो जिसको काफिर कहा है वो, या तो वो खुद अल्लाह ना करे हो सकता है। तो कोशिश ये क्या करें, छोटे मोटे डिफरेंसेस को सर ये होते हैं, कोई मसले की बात नहीं। इसी से एक छोटा सा वाकया याद आया, लेकिन वो वाकया देखें, वो छोटा सा ही वाकया है। हमारी क्लास में कोई अहले हदीस भाई मौजूद है? अहले हदीस भाई, मेरे कुछ दोस्त बड़े अहले हदीस भाई, हाथ उठाए, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दफा में एक बहुत ही बड़गड़ बच्चा, बहुत बड़गड़ मतलब ये वो बड़गड़ बच्चा था, आप समझें जो यूनिलीवर के अंदर भी, यूनिलीवर में आता था, नेस्ले का पानी उस पर भरोसा नहीं करता था, बराबर में अवारी से जाके अपना एक्वाफीना लेके आता था। ये वो बंदा था जो हर 15-20 दिनों में मैनिक्योर पेडिक्योर कराता था।
सही है सर, सही है सर। अब ये वो, अब खामोशी, फुल बर्गर बच्चा। भाई एक दफा मैं और वो कहीं से आ रहे थे, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। अब इसने यूजुअली नमाजें पढ़ी हुई थी डिफेंस में अपने घर के पास, जुम्मा उम्मा, ऑफिस में भी वो पढ़ लेता था, वहीं पे जमात वमात नहीं पढ़ता था। अब भाई मैंने उसको कहा चल यार मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं रास्ते में, नहीं तो निकल जाएगी। उसने कहा यार चल पढ़ लेते हैं ना। अब मैं उसको मस्जिद में लेकर के गया हूँ और मस्जिद थी हमारे अहले हदीस भाइयों की। अब हम मगरिब की नमाज है, पहली रकात चल रही है, इमाम साहब ने जैसे ही कहा वलज़्ज़ालीन, अब अहले हदीस भाई जोर से कहते हैं आमीन, पूरी मस्जिद गूंज उठी आमीन। वो भाई नमाज पढ़ रहे पीछे और जाने लगा। अब मेरी हंसी निकल गई, मैं भी उसके पीछे नमाज छोड़ के गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोलता यार मैं समझा कि धमाका होने वाला, अभी भाई अल्लाह अकबर बोलने का और सही है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये लोग जोर से आमीन बोलते हैं खुद, लेकिन आप यकीन माने मेरी वो पूरा, अब मैं जमात में खड़ा तो गया, मुझे हंसी है। फिर मैंने कहा भाई इमाम साहब खत्म करेंगे बाद में पढ़ूंगा। सही है सर। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं। अब आता हूं मैं आपको, लिंक था इससे। अब सुनिएगा, ईपीएस के बारे में एक बात कही गई है भाई। उसने कहा बोनस शेयर का इंपैक्ट आपको हमेशा लेना होता है जैसे कि हमेशा से था। अब मैंने कहा, और एक पैराग्राफ है कि अगर तो है भाई कंपनी ने आफ्टर ईयर एंड भी पिछले साल का फाइनल डिविडेंड बोनस की सूरत में दिया है, आप लोग पढ़ चुके चेंजेस इन इक्विटी में, तो उसका इंपैक्ट आप ईपीएस में ले लेंगे। अब यहां पर मेरा एक आईकेप से एक इख्तिलाफ है, मेरा भी और कुछ टीचर्स का भी। हम कहते हैं यार पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, दुनिया भर में क्या होता है, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और हमने कहा डिक्लेयर होने के साथ ही अप्रूव भी हो जाता है और लोगों को मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान में डायरेक्टर सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, अप्रूवल कौन देता है? शेयर होल्डर्स। कौन देता है भाई? डायरेक्टर्स बीओडी में बोलते हैं हम रिकमेंड कर रहे हैं इतना डिविडेंड होना चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर उसको एजीएम में क्या करते हैं? अप्रूव। जब शेयर होल्डर एजीएम में अप्रूव करते हैं तो मैं कहता हूं बोनस फाइनल ही नहीं होता, बोनस फाइनल ही नहीं होता जब तक शेयर होल्डर अकाउंट्स को अप्रूव ना कर दे। पाकिस्तान में आईकेप को हमने यही बात की और हमने सबूत दिए। देखो पाकिस्तान में कंपनीज फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना बोनस, उसका इंपैक्ट ईपीएस पे नहीं लेती। आईकेप कहता है नहीं सर। आईकेप जब ये FAL2 में पहले था तब भी हमारी बहस थी, अभी भी आईकेप की जो है बहस है। आईकेप कहता है सर देखें बोनस आफ्टर ईयर एंड भी सिर्फ बोनस डिक्लेयर हो रहा है तो आपने अज्यूम करना है जैसे वो उसका जो है डिक्लेयर हो चुका है और उसका इंपैक्ट पिछले साल पे ले लें। इसीलिए आप देख लें ये फरवरी 17 का जो है, आप चेंजेस इन इक्विटी अगर बनाएंगे तो आप इसका इंपैक्ट 17 में ही लेंगे, 16 में। लेकिन ईपीएस निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड कहता है कि आप बोनस का इंपैक्ट ले ले। अगर आपको पता चल चुका है आफ्टर ईयर एंड भी क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तो आप बोनस का इंपैक्ट कंसिडर कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ ईपीएस में इजाजत है नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। तुम इसकी एंट्री नहीं बनाओगे 31 दिसंबर 16 में ईपीएस में। यहां पर भी मैंने क्या कहा, मेरा इख्तिलाफ है। पाकिस्तान में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, अप्रूव, शेयर होल्डर कहते हैं हमें बोनस नहीं चाहिए तो बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन आईकेप कहता है सर जाने दें, हमने दुनिया भर के हिसाब से ये ट्रीटमेंट कर ली है। तो याद रखें अगर एक चीज में टीचर की एक राय हो, आईकेप की 2 राय हो और दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, आपने टीचर की राय को साइड में रखना है, आईकेप को फॉलो करना है। रीजन बीइंग क्या है सर? क्योंकि पेपर जो आपके चेक होंगे वो आईकेप की राय के हिसाब से होंगे। ये सिर्फ FAR1 नहीं है, कोई भी पेपर हो आपने किसको फॉलो करना है? आईकेप की राय। टीचर बोले भाई मेरे हिसाब से या, तो टीचर कहे कि आईकेप गलत है। अगर टीचर ये नहीं कह रहा ना कि आईकेप गलत है, तो इसका मतलब यह है कि आईकेप भी सही है, टीचर भी सही है, दोनों की राय है, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है? प्रेफरेबल आईकेप को। तो सर इसीलिए मैंने बोनस का इंपैक्ट 17 वाले का भी यहां पर मैं लूंगा। सही है सर। अब आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। सबकी तवज्जो इधर। सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स साल के शुरू में कितने थे ऑर्डिनरी शेयर्स?
10 मिलियन, इसने हमें शुरू में बता दिया, क्या बता दिया जी जी, लर्निंग आउटकम इसका 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 25। इनको राइट का बेनिफिट मिलेगा? यस सर। कितना है राइट का बेनिफिट? बोनस फ्रैक्शन 1 6/5 11/10। फिर हमने कहा पीरियड, अल्लाहु अकबर कबीरा, पीरियड कितना है भाई? पीरियड इनका 5 महीने, 5 महीने। इंटाइटलमेंट डेट देखेंगे राइट के केस में। हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स कितना हो गया भैया बता दो? 5.86। फिर आगे आए सर 10 को क्या हुआ? 10 मिलियन शेयर से राइट इशू हो गया 31 मई को, कितने परसेंट? मतलब 10 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट 40% नए शेयर्स, तो 4 मिलियन शेयर्स आ गए, टोटल हो गए 14 मिलियन। राइट का बेनिफिट और सर अब बोनस शेयर्स कब मिल रहे हैं? 31 अगस्त, ऐसा ही है। तो हमने कहा कितने महीने हुए? 3/12 4.62, ऐसा ही है सर। फिर हमने कहा ये वाला बोनस भी हो गया। 14 मिलियन शेयर्स थे, मजीद 14 के ऊपर कितने मिले? 20%, ऐसा ही है। 11/10 20% था, कितना हुआ भाई? 14 प्लस 14 का 20% 16.8। इसका आंसर 2.8 आ रहा है। यस सर 2.8। ये हमने कहा सर ये क्योंकि ये शेयर्स अभी तक इशू, ये कब होंगे? हमें इनका इंपैक्ट लेना है। कितने महीने के लिए? अगस्त से नहीं सर, हम इसको देखेंगे सितंबर अगस्त तक, तो वो थे सितंबर से 4 महीने। कितना हो गया? 5.867 प्लस 4.62 प्लस 6 टोटल कितना हो गया? 16.64। कॉपी कोई नहीं करेगा अभी। हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर 16 ईपीएस कितनी आ गई? 761 डिवाइडेड बाई 9.310। चले सर, अब पहले लिखेंगे ये बोनस वाली बात लर्निंग आउटकम में, फिर आप कॉपी करेंगे। बोनस वाली बात आप लिखेंगे लर्निंग आउटकम में, क्योंकि बेटा राइट इशू हो गया ना, हो गया। ये 4 मिलियन किसके शेयर ऐड किए? सर लिखिएगा if bonus shares if bonus is announced after year end, if bonus is announced after year end, but before finalization of financial statements, if bonus is around after year end but before finalization of financial statements, take its impact in computation of EPS, take its impact in computation of EPS। लेकिन मेरा बच्चा ये याद रखना है कि ये सिर्फ EPS के लिए, चेंजेस इन इक्विटी में काजी साहब से लड़ना नहीं कि इसका इम्पैक्ट लें, वो 17 में ही लेंगे, 16 में नहीं लेंगे। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में भी कंपनीज ये काम नहीं करती। आईकेप तो कंपनीज को भी कहता है करो, कंपनीज कहती है सॉरी। हमारी तो लॉजिक ही, लेकिन वो क्या है? प्रैक्टिकलिटी। थ्योरी के हिसाब से इंपैक्ट लेना है तो भाई लेना है। मैं भी कंपनीज के प्रैक्टिकल अकाउंट्स बनाता हूं, मैं भी इसका इंपैक्ट, लेकिन यहां पर हमें
आई कैप को फॉलो करना है। सर देखिए हमने कहा फरवरी 17 में हुआ है, उसूलन हमने कहा आफ्टर 31 दिसंबर 16 में इसका इम्पैक्ट नहीं आता, सही है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है देखो भाई बोनस फ्रैक्शन जो है ना, बोनस का इम्पैक्ट, क्योंकि वो तो वैसे ही फ्री के शेयर्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट पिछले सालों में भी डाल दो अगर आफ्टर ईयर एंड हो। हमने कहा ये स्टैंडर्ड कहता है सही कहता है, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया भर में बोनस डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और डायरेक्टर्स के पास ही पावर होती है वो अप्रूव भी कर दें। पाकिस्तान में और कुछ ममालिक में डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं लेकिन अप्रूवल की पावर होती है शेयर होल्डर के पास। तो जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेंगे एजीएम में तब तक आप इसका इंपैक्ट नहीं ले सकते, और जब एजीएम में जाते हैं तो अकाउंट्स फाइनल हो चुके होते हैं। सही है सर, लेकिन हमने कहा यहां पर हम किसको फॉलो करेंगे, आई कैप को। किसको फॉलो करेंगे, आई कैप को, इसीलिए अगर हमें वो बता देगा आफ्टर ईयर एंड भी एक बोनस इशू हो रहा है तो हमें उसका इंपैक्ट ले लेना है। चलें सर कॉपी कर लेंगे बेटा। सितंबर टू दिसंबर देखें 14 मिलियन शेयर्स थे, 10 से 14 हो गए थे। फिर इसने कहा जितने भी शेयर्स हैं उनके ऊपर 20% बोनस है। 14 मिलियन शेयर्स के ऊपर 20% बोनस 2.8। इंटरनेशनल इसी तरीके से होता है, क्योंकि सर वहां पे डायरेक्टर्स के पास ही है, चलो भाई बोनस ये ना दे दो। पाकिस्तान है सर। ऑनलाइन फैसिलिटीज ना एक ही कंपनी की कोरम ने दिया है कि उसके जरिए कंपनी का पूरा प्राइवेट कंपनी। कोरम कितना है लिस्टेड कंपनी का? 10 having 25%। वोटिंग पावर मिनिमम 1/3 या 25 है? 1/3 उसके अंदर। चलिए सर बढ़ो आगे। सर ये हो गया हमारा बेसिक ईपीएस, लेकिन सर बेसिक ईपीएस अगर मैं आपको बताऊं तो FAR2 के लेवल तक, FAR2 के लेवल तक इतना ईपीएस था सिलेबस में। जब आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले ईपीएस FAR2 के सिलेबस में था तो यही ईपीएस था। अब सर जो अगली चीज इसने ईपीएस में डाली है जिसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, ये मुझ समेत तमाम टीचर्स का मानना है FAR1 के बच्चों के साथ ज्यादती है। FAR1 के बच्चों के साथ ज्यादती है, लेकिन सर हमने कहा आई कैप तो आई कैप है। आई कैप ने कहा जो भी है भाई भाई है, क्या करें। आई कैप ने कहा देखो हमें ईपीएस अभी बच्चों को ऊपर नहीं पूछना। कहां पर नहीं पूछना? सीए फाइनल में। आई कैप ने कहा बच्चों को ईपीएस अब हमें ऊपर नहीं पूछना। तो जब हमें बच्चों को ईपीएस ऊपर के लेवल पे नहीं पूछना तो यहां पर पढ़ाना पड़ेगा। सीए फाइनल में 4-5 अटेम्प्ट में एक दफा आता था। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर हमने कहा ईपीएस का हैंड आउट होगा।
सर चाहे तो इस सवाल के ऊपर लिख लें होम डायनेमिक्स के ऊपर लास्ट डे, और लर्निंग आउटकम में एक और चीज कर लें, डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक ईपीएस, डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक ईपीएस, ये डिस्क्लोजर है बेसिक ईपीएस का। अगर आपसे डिस्क्लोजर भी मांग ले तो यही है। जी बेटा। अच्छा सर, अब पहले हम थोड़े से एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे बेसिक ईपीएस के, ताकि हम ये चेक कर लें कि आप जीते हो गए हैं या क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं बेटा? चलें सर, अब आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले बेटा एसओएफपी याद रखें, ईपीएस का पीएनएल बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं, पीएनएल में सिर्फ ईपीएस की फिगर जाती है। 45 पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। सर जब कंपनी का ये प्रॉफिट आ रहा होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ आ रहा होगा, सपोज करें टोटल 920, उसके बाद आएगी बेसिक ईपीएस और नीचे लिखा हुआ होगा कंटिन्यूइंग की बेसिक ईपीएस है 45 पॉइंट और डिसकंटिन्यूड की, तो ये प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होती है अर्निंग्स पर शेयर। इसके बाद आ जाती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा मेरा बच्चा, सब जिन बच्चों को हैंड आउट मिल गया सबको, सर हैंड आउट मिल गया, इसके ऊपर नंबरिंग डालना मैं भूल गया हूं, सब बच्चे नंबरिंग डाल दें शुरू से लेकर एंड तक 1 2 3 4 कुल मिला के मेरे ख्याल में 11 पेज बन रहे हैं। 11 पेज बन रहे हैं। ग्यारहवें पेज पे पहुंच के सब 11वें पेज पे ही रुक जाएंगे, आखिरी पेज पे। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, फिर एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 आपके आईकेप ने इसके एमसीक्यूज डाले। एमसीक्यू नंबर 20, which of the following need not be adjusted in profit after tax for calculation of basic EPS? इनमें से बेसिक ईपीएस के लिए कौन सा? हमने कहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर इसके बाद एमसीक्यू नंबर 19 भी करके बताएं, मैं ये चेक करना चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 19 का पढ़ें और सही आंसर लाएं। जी बच्चों, भाई सी और डी दो आंसर आ रहे हैं ऑनलाइन में, तो डी फॉर दरिंदा आ जाए। Mansha Limited had 1 lakh equity shares in issue on 1 January 20x7. On 1 July 20x7, it issued 20,000 new shares by way of a 1-for-5 bonus issue. On 1 October 20x7, पानी पिला दिया। On 1 October 20x7,
It issued 28,000 new shares for cash at full market price. What is weighted average number of shares for calculation of basic EPS? चले सर, हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स शुरू में कितने थे? 1 लाख थे Into 6.5. और हमने कहा सर इसने बोनस इशू कितना किया है? 1 फॉर, तो हमने कहा बोनस फ्रैक्शन क्या हो गया? 6/5 नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड बोनस फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज। सर बोनस कब कर रहा है? 1 जुलाई को, तो इसका मतलब है 6 महीने के लिए, जनवरी से जून, 6/5 60,000। सर फिर आगे बढ़े, जुलाई से 1 लाख शेयर्स थे, इसने कहा डिवाइडेड प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 into 1 1 लाख पीरियड 30,000। और हमने कहा अक्टूबर से दिसंबर 1,20,000 शेयर्स थे, मजीद कितने परसेंट राइट है? 28,000 शेयर और इशू कर दिए। 148,000 140 कितना हुआ? 1,27,000। तो सही ऑप्शन क्या है? डेल्टा। ऐसा ही है क्या? जी, की वजह यह कि कोई अर्निंग बूस्ट नहीं है ना, फ्री में आ रहे हैं बोनस शेयर्स, तो फ्री वाली चीज का इम्पैक्ट हमेशा, जो वजह पहले इसमें बताई थी, नहीं अज्यूम करेंगे तो पिछले सालों की ईपीएस खराब हो जाएगी। नहीं, इस साल भी इसीलिए हमने कहा, नहीं तो इस साल की भी सर कंपैरेटिव नहीं रहेगी ना, एकदम से 3 क्वार्टर तक प्रॉफिट अच्छा था, ईपीएस अच्छी थी, चौथे क्वार्टर में बोनस आया, ईपीएस खराब हो गई, तो हम इस पर हम बोले अज्यूम करो जैसे शुरू से होते तो क्या होते। आए सर, अब आए, ये सिर्फ मैं आप लोगों को भी बताऊंगा आपको कौन कौन सा एमसीक्यू खुद करना है, नहीं कर सकेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ अभी हम क्लास में करेंगे। 20 का आंसर क्या था भैया? अल्फा। इसका आंसर था डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 14 पे आ जाए। Parisa Limited issued new ordinary shares for cash at full market price and also made a 148. Are the following statements true or अकॉर्डिंग टू आईएएस सर्च ने कहा भाई फुल मार्केट इसने इशू किए, नए शेयर्स भी किए और बोनस भी। न्यू शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सर इसने कहा जो नए शेयर्स हैं बोनस इशू में, इनको हमें टाइम अपोर्शन करना चाहिए, मतलब जब से इशू है तभी से लें। और न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश एट फुल शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू। बड़े गौर से सुनने की बात है। कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर है अल्फा? कितने लोग कह रहे हैं बीटा? बीटा वाले आते हैं बीटा। कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? और कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा? कितने लोग कह रहे हैं बीटा? कितने लोग कह रहे हैं बीटा? और कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? बीटा वाले बताएं, बीटा कौन है जो कह रहे हैं बीटा?
जिनका जवाब है अदर देन बीटा, उनको एग्जामिनर ने घर पे आके सर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 फॉल्स क्यों है? बोनस के ऊपर टाइम वाइम की पाबंदी थोड़ी होती है भाई। बोनस ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 में बोनस शेयर भी जब से इशू है तब से लोगे, नहीं। बोनस का इंपैक्ट तो हम साल के, तभी तो हम बोनस फ्रैक्शन लगाते हैं। यहां पर बोनस था नहीं, फिर भी हमने इनमें बोनस को घुसाया, तो हमने कहा बोनस शेयर्स टाइम अपोर्शन। हाँ, जो नए शेयर्स हैं, हाँ ये इनके ऊपर टाइम अपोर्शन हमें करना है। जब इशू हुए तब से लेना है। टाइम अपोर्शन करने का मतलब क्या है? जब इशू हुए तभी से लिए जाएंगे, जितने पीरियड के लिए इशू थे तभी से लिए जाएंगे। टाइम अपोर्शन नहीं होंगे उसका मतलब क्या है? शुरू से डालोगे। सही है सर? तो हमने कहा इसका सही जवाब क्या है? इस एमसीक्यू को मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, पेपर में ये छप सकता है, पेपर में ये छप सकता है सर, छप सकता है। सर मुझे बताएं, अब एक मासूमाना सवाल है आपसे, एग्जामिनर शरारती हो सकता है? एग्जामिनर शरारती हो सकता है। सर मुझे बताएं, अगर कंपनी का नेट पे लॉस आए -500 मिलियन, सही है, और कंपनी के पास वेटेड एवरेज शेयर्स भी हो, कितने? 500 मिलियन, तो अर्निंग्स पर शेयर आएगा या लॉस पर शेयर? नहीं भाई, लॉस 500 का था, नंबर 500 थे। मुझे बताओ लॉस पर शेयर आना चाहिए, शो करना चाहिए या नहीं? कितने लोग कह रहे हैं लॉस पर शेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर जरूरत तो है, अर्निंग शो करने तो लॉस भी निकलना चाहिए। सर निकलना चाहिए, ये थोड़ी है मीठा मीठा हप हप करवा करवा। हमने कहा भाई अगर अर्निंग्स निकाल रहे हो तो लॉस भी सही है सर, तो याद रखना लॉस पर शेयर भी आ सकता है। उसने तुम्हें प्रॉफिट ही नेगेटिव, तो आपने कहा कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट नेगेटिव है तो भाई लॉस पर शेयर निकलेगा। सही है सर? तो हमने कहा कि वो लॉस पर, सही है सर? सर ये बच्चा कह रहा है कोई भी कंपनी, बेटा कंपनी तो नहीं शो करना चाहेगी, स्टैंडर्ड कहता है कंपनी तो नहीं शो करना चाहेगी कि लॉस पर शेयर शो करे, स्टैंडर्ड कहता है शो करना जरूरी है। शेयर होल्डर को बताओ भी तो सही कि एक शेयर पे कितना नुकसान उठा रहे हो तुम। सही है सर? जो उसका एक शेयर है उसके हिसाब से कितना नुकसान आ रहा है। तो हमने कहा सर ये आप एमसीक्यू नंबर 13 पढ़ेंगे। सर एमसीक्यू नंबर 13, ऑप्शन नंबर 1 इज फॉल्स। सही जवाब बताएं बेटा। जी बेटा बिल्कुल आ सकता है, आपके मॉक में भी आ सकता है, आपके क्विज में भी आ सकता है। क्या चीज? लॉस पर शेयर वाला सवाल। सही बात है, तो दिया था मॉक वैसे अभी मिनट जो दिया था उसका आपने पहले रिवैल्यूएशन का पेमेंट नहीं किया। अरे तो पेपर अब हमने बेटा पेपर दे दिया तो अब पता चलेगा ना बाद में। आ जाए, सही जवाब क्या है? अर्निंग्स पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव लॉसेस पर शेयर। हमने कहा नहीं भाई प्रेजेंट करेंगे, फॉल्स है। अर्निंग्स पर शेयर अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी प्रेजेंटेड। यस सर, हमने कहा ये सही है, तो इसका सही जवाब क्या है? एमसीक्यू नंबर 12। अब देखो ये कॉमन सेंस का है, तुम लोगों ने डिस्क्लोजर देख लिया, अब बताओ, अब मुझे बताना है एमसीक्यू नंबर 12 का सही जवाब। थर्टीन का जवाब है बीटा।
सही जवाब है सर। फोरकास्ट की कोई ऐसी बात नहीं है, 5 ईयर ट्रेंड की भी बात नहीं है। द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर यूज्ड टू कैलकुलेट, ये भी हमने अभी डिस्क्लोजर में बताया था। और अर्निंग फिगर यूज्ड इन कैलकुलेटेड बेसिक एंड, तो इसका जवाब क्या है? सी एन। 12 का आंसर है सी एन डी। ऐसा ही है सर। अब सर एग्जामिनर की मस्तियां देखेंगे आप लोग। क्या देखेंगे? एमसीक्यू नंबर 8 पे आएंगे। एमसीक्यू नंबर 8, ड्यूरिंग द ईयर मरियम लिमिटेड मेड आ, अच्छा ये भी देखें, इसने सारे नाम खवातीन के रखे ईपीएस के एमसीक्यूज में। सही नहीं है ये। आए, ड्यूरिंग द ईयर Mariam Limited made a 143 right issue at ₹16 when the market price was ₹20. The previous year's financial statement showed an earnings per share of ₹4. फिर कह रहा है there were no other issues of share during the, what will be the restated earnings? Restated, what will be the restated earnings as per share figure to be comparative purposes in the current year financial? अब आप देखें इसमें भी इसने ना बच्चे की सुस्ती को नजर रखा है। ऑप्शन 1 क्या है? सुस्त बच्चा बोले भाई करने का दिल नहीं चाह रहा। इनसफिशिएंट डेटा फॉर, सर अब आपको निकालने रीस्टेटमेंट क्या होगी ये मैं चेक कर रहा हूं, आप लोगों का दिमाग हाजिर है नहीं है। इसने भाई ऑप्शन ए में कह दिया इनसफिशिएंट डेटा, आप चाहें तो वो भी चूज कर सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर फिर लिख भी दे इनसफिशिएंट मार्क्स, तो बस है ना। Alhamdulillah sir, 3.73 sir. 3.73 Sir, yes sir. Beta sir. ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछेंगे। Beta sir. क्या जवाब है? Beta sir. बीटा। Other than beta sir. Sir. आए सर, हमने कहा क्या यहाँ पर हमें RIBF निकालने की जरूरत है? उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes sir. क्या कह रहे हैं? राइट इशू कितना किया है? 143 और 16 रुपए पे जब मार्केट प्राइस कितनी थी तो हमने कहा सर RIBF निकालते हैं। 22 into 3 plus 60 divided by 4 sir. मार्केट वैल्यू 22। Yes sir. और हमने कहा TRP 3 shares at the rate 22 rupees. 3 shares at the rate of कितना हो गया? 1 share at the rate 16 rupees sir. 1 share at 16 rupees sir. Yes sir. Divide by 4. Divide by 20.5. 20.5 sir. Sir multiply कर दें। 4 into 20.5 divided by 22. 3.73. कौन सा ऑप्शन है? Beta sir. बेटा खैरियत है, क्या हो गया अचानक तुझे? आ जाए। 3.73 ऑप्शन बी सही जवाब है। क्या हम क्लियर है? Yes sir.
चलें सर, अब हम आगे आते हैं और अब हम पढ़ेंगे शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम एज बोनस, सेम एज, बस फर्क क्या होता है, बोनस में हम फ्री के शेयर्स दे रहे होते हैं, यहाँ पे फ्री के शेयर्स नहीं होते। सर यहाँ पर स्प्लिट का मतलब है, हम स्प्लिट का मतलब है कि हम शेयर्स को स्प्लिट प्रैक्टिकली, देखो अच्छा याद रखना, ये भी वो कॉन्सेप्ट है जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट। कंपनीज यूजुअली, बहुत रेयर होता है कि शेयर स्प्लिट करें, और शेयर 1000 में से एक कंपनी शायद करती हो। सर शेयर स्प्लिट का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा थ्योरी है, कंसोलिडेशन का फिर से ही हो सकता है कि भाई एक कंपनी ने जब अपने शेयर नए नए मार्केट में इशू किए थे, 5 रुपए के हिसाब से इशू किए थे फेस वैल्यू, अब उनको लग रहा है पाकिस्तान कि यार नहीं अब हमारी कंपनी बड़ी हो गई है, अब हमें 10 बार अपनी फेस वैल्यू कर देनी चाहिए, तो वो कहते हैं चलो भाई 5 वाले 2 शेयर्स लो और 10 वाला 1 ले लो। एक शेयर होल्डर हमारे पास आया, उसको हमने कहा 2 शेयर्स 5-5 वाले दो, 1 10 वाला ले लो, ये होती है शेयर कंसोलिडेशन। शेयर स्प्लिट क्या होता है, हमने कहा कि तुम जो है 10 वाले 1 शेयर हमें दो, हम तुम्हें इसके बदले में 2 5-5 वाले शेयर्स दे देते हैं। सही है सर, तो अब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, शेयर स्प्लिट, इन दोनों की ट्रीटमेंट सेम एज बोनस है, हमेशा से अज्यूम करना है जैसे ये एग्जिस्ट। शेयर स्प्लिट का भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं, शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन या फैक्टर हमने कहा कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट, स्प्लिट मतलब ही क्या है, तोड़ देना, आफ्टर स्प्लिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर स्प्लिट। बंद करने पड़ेंगे तेरी यही बातें चली तो आ जाए। शेयर कंसोलिडेशन, शेयर कंसोलिडेशन हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर कंसोलिडेशन। सर ये जमाने भर से दुनिया भर में कॉन्सेप्ट मौजूद है, यूजुअली पेपर में भी नहीं पूछता, एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए, लेकिन हमने कहा सिलेबस में है तो देखना तो है। मिड में सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा लगा? IAS 16। कितने लोगों को 16 का सवाल सबसे मुश्किल लगा? कितने लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट सबसे मुश्किल लगा? गवर्नमेंट ग्रांट आसान था। कितने लोगों को इम्पेयरमेंट का पार्ट मुश्किल लगा? भाई ये तो वक्त ही बताएगा। सर हैंड आउट के पहले वाला जो हैंड आउट है उसके पेज नंबर 4 पे आ जाएं। पहले वाले हैंड आउट के पेज नंबर 4। सॉरी IAS 40 वाला ना आरआर का क्या करना है, मेरे से नोट लिखना। आरआर को छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड कहता है छोड़ दोगे? सही था नहीं, स्टैंडर्ड एक काम कर, IAS बोर्ड को लिख कि गलत है, इसको कुछ करो भाई, वहां पे छोड़ देंगे भाई, स्टैंडर्ड कहता है क्या करेंगे, छोड़ दो। आए इफेक्ट ऑफ शेयर स्प्लिट, शेयर स्प्लिट का क्या इफेक्ट है? पेज नंबर 4 ऑफ प्रीवियस हैंडआउट, आज वाला नहीं। पढ़ लें
Share split means existing shares are replaced by new lower denomination shares. For example, a company splits its share of into 2 and replace each rupees 10 face value share with 2 rupees 5 face value new ordinary shares. अफेक्ट क्या है? इसके अफेक्ट के आगे सब लिख लें, सेम एज बोनस. इसका अफेक्ट क्या है? सेम एज बोनस. Each balance including comparative figure before actual share split is multiplied by the ratio of, for example, multiply by 2:1 if one existing share is split into 2. एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, क्या कह रहा है? टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ऑन जनवरी 1, 2016 वर्ड कितने थे? 3000. अब देखें इसके अंदर मल्टीपल इशू हो रहे हैं. ऑन अप्रैल 1, 2016 2000 शेयर्स वर इशूड एट फुल मार्केट प्राइस. On April 30, 2016, an ordinary shares were split and rupees 10 nominal value existing share was replaced with rupees 5 nominal value new share. हमने कहा 10 वाले शेयर को 5 वाला शेयर कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट कितने हो जाएंगे? 2. और बिफोर स्प्लिट कितना था? 1. जो 10 वाला शेयर था वो 5 वाले कितने शेयर्स बन गए? 2. On 1 अक्टूबर 2016 a bonus issue was made at 1 for 5. अकाउंटिंग ईयर एंड कितना है? 31 दिसंबर. सर हमने कहा जल्दी से अब हम चाहेंगे आप सब इसकी वेटेड एवरेज शेयर्स की कैलकुलेशन करें. सर नीचे की हुई है फिर भी आप लोग करें. आप देखें आपका यही आंसर आ रहा है. सर एक दफा कर लें, बच्चा कर लें ताकि हमारी जिंदगी इसी तरीके से करने आसान हो जाए ना सर. हमें ये बात पता हो कि स्प्लिट कैसे होता है और कंसोलिडेशन कैसे. नहीं सर सुस्ती छाई हुई हमें है ना. जी अभी नमाज ब्रेक मिलेगा. सर मुझे बताएं यहाँ पे स्प्लिट फ्रैक्शन कितना है? 2/. इसकी ट्रीटमेंट स्प्लिट की सेम एज बोनस. जितने भी शेयर इन इशू है सब पे नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड स्प्लिट फ्रैक्शन बोनस फ्रैक्शन वेटेड एवरेज. सर बोनस फ्रैक्शन कितना है? इसने कहा जिसके पास पहले 5 शेयर थे उसको कितने शेयर मिलेंगे? 6 डिवाइडेड बाय. सर कहानी जनवरी में शुरू हो रही है और मार्च तक कितने शेयर्स थे? 3000. 3 महीने के लिए स्प्लिट का बेनिफिट भी मिलेगा और बोनस का भी. ऐसा ही है सर. फिर अप्रैल में कितने शेयर्स नए आए? 2000. 1 अप्रैल को. और कंपनी ने स्प्लिट कब कर दिया है? 3000 पहले थे, 2000 शेयर नए आए, कितने हो गए? 5000 1 महीने के लिए. ऐसा ही है क्योंकि 30 अप्रैल को ही कंपनी ने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया 6/5. सर अब इधर देखेंगे सब गौर से. मई में क्या हुआ सर? मई से लेकर अब हमने कहा अगला इशू कब है? हमने कहा अगस्त में है, अक्टूबर में है. अक्टूबर है ना, सितंबर. अब इधर देखना, मई में कंपनी ने कहा जिसके पास 10 वाला 1 शेयर था वो आए 5 के 2 ले जाए. तो हमने कहा अब स्प्लिट फैक्टर आ रहा है, कैसे निकालेंगे इसको? अप्लाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 2/. 5000 10 वाले शेयर्स कंपनी ने लिए और 10,000 5 रुपए वाले शेयर्स आगे दे दिए. तो अब शेयर्स एकदम से कितने हो गए? कितने हो गए? 10,000. मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. ऐसा ही है सर. कितने महीने?
5 महीने में बोनस फ्रैक्शन लगेगा। इनके ऊपर स्प्लिट अब नहीं लगेगा, स्प्लिट का इम्पैक्ट आपने ले लिया। बोनस 6/5 से 5,000। फिर हमने कहा आगे बढ़े, और फिर अक्टूबर से दिसंबर बोनस भी हो गया। कितना? हमने कहा 10,000 शेयर्स हो गए थे, इन प्लस किया हमने 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 3/12। ना बोनस ना ये, मुझे बताएं कितने होते गए? हम लिखे हुए सर हमारे पास 1800, 1,000, 5,000, 3,000, 1,000, 5,000 और 10,000। सर अगर किसी को कोई भी मसला हो पूछेगा। सही है सर, कोई भी मसला हो पूछे। शेयर स्प्लिट जी बेटा 2/, सर शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन इस तरीके से निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पहले जिसके बाद 10 वाला एक शेयर था, अब उसको हमने 5 वाले 2 दे दिए, 2/1। जी ऑनलाइन वाले बच्चों, इफेक्ट ऑफ शेयर कंसोलिडेशन पढ़ते हैं खामोशी। मेन हैंडआउट, पहला हैंडआउट का पेज नंबर 4। शेयर कंसोलिडेशन मींस एग्जिस्टिंग शेयर्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू हायर डिनोमिनेशन शेयर्स। For example, a company consolidates its 3 shares into 1 and replaces every 3 shares. सही है, every 3 rupees 10 face value ordinary shares with 1 rupees 30 face value ordinary share. Affect each balance including comparative figures before actual share consolidation is multiplied by the ratio of consolidation. For example, by 1:2 if 2 existing shares are consolidated into 1। सिंपल अल्फाज में आपको कंसोलिडेशन फैक्टर निकाल लेना है। सही है सर, कंसोलिडेशन। अब एग्जांपल पढ़ते हैं, दूसरी एग्जांपल। 2 ordinary shares in issue, total ordinary shares in issue on 1 January 2016 worth 4। on 1 July 2016 2,000 shares were issued at full market price। on August 31, 2016 ordinary shares were consolidated and 3 rupees 10 nominal value shares were replaced with 1 rupees 30 nominal value share। on 1 November 2016 bonus issue was made at 1 for 5 following are issue। अब सर सिंपल, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही ये सवाल है। यहां पर सिर्फ एक फर्क है, और वो एक फर्क क्या है? शेयर स्प्लिट की जगह क्या है? शेयर कंसोलिडेशन। अब हमने कहा सर कुछ नहीं करना, और हमने कहा सिर्फ एक काम करना है, यहां पर हमें कंसोलिडेशन फैक्टर कंप्यूट कर लेना है। ऐसा ही है? यस सर, हमने कहा कंसोलिडेशन फैक्टर कंप्यूट कर लेंगे। 3 शेयर्स कह रहा है भैया तुम 10-10 वाले 3 शेयर्स हमारे पास लाओ और हमसे 30 वाला, तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन 1। ऐसा ही है? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर कंसोलिडेशन 3। बोनस फ्रैक्शन यहां पे वही है जो पिछले सवाल में था, 6/5 है ना सर। तो अब हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे भैया शुरू में? 4,000। और ये कब तक रहे? जुलाई तक। जनवरी टू जून 4,000 शेयर्स थे, 6/12। कंसोलिडेशन फैक्टर मिला 1:2, बोनस 6/5 थे। वेटेड एवरेज 800। चले सर फिर आगे गए, जुलाई में आए, जुलाई से लेकर कब तक? अगस्त तक। जुलाई 1 जुलाई से 31 अगस्त। ऐसा ही है? हमने कहा जुलाई टू अगस्त न्यू इशू हुआ, 4,000 पहले थे, नए कितने आए?
टोटल कितने हुए? 6000। पीरियड कितना हुआ? 2/12। इसमें बोनस? सर बोनस शेयर्स छोड़िए, ये तो नॉर्मल इशू है ना, इनको भी बोनस का बेनिफिट कितना हुआ? 400। आगे बढ़ूंगा, कॉपी कोई नहीं मेरा बच्चा। हमने कहा सितंबर अक्टूबर 2 महीने ना सर? 31 अगस्त को हो गया सितंबर अक्टूबर। अब सुनिएगा, 6000 शेयर थे, हमने कंसोलिडेट कर दिए, लोगों को बुलाया, आओ अपने 3 शेयर दो हमसे, उसके बदले में 1 शेयर। तो 6000 इंटू 1/2000 कितने टाइम के लिए? नहीं, 6/, कितना हुआ? 400। फिर हमने कहा सर एंड में बोनस आ गया नवंबर, और हमने कहा 2000 शेयर थे, और हमने कहा जिसके पास पहले 5 थे उसको एक नया मिल जाएगा। कितने हो गए? 2400। 2 महीने कितना हुआ? कितने शेयर्स हो गए भैया? 2000। तो सर ये हमने कहा कि बेसिकली इंपैक्ट आ गया किसका? अब सर अगर कंसोलिडेशन है, स्प्लिट है, पिछले सालों में इंपैक्ट डालना है तो क्या करेंगे? वही जो राइट और इनवर्स से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? इनवर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई। सर क्या कंसोलिडेशन में हम सब क्लियर हैं? पक्की बात है? बढ़ जाऊं आगे? चले सर, यार इसमें एक भर दे। आए सर, अब आए, एक कॉन्सेप्ट सुनेंगे, समझेंगे और फिर ऑफ करेंगे। इन कॉन्सेप्ट तो समझेंगे। आए सर, देखे स्टैंडर्ड ने कहा शेयर होल्डर को डराओ। क्या करो? एक बात याद रखना, अनफॉर्चुनेटली मुझे बताओ कितने लोग इस फील्ड में अपनी ख्वाहिश के हिसाब से सीए में आए हैं? ख्वाहिश थी, बचपन से सोचा, बचपन मतलब तुम लोगों ने मैट्रिक फर्स्ट ईयर में सोचा था सीए बनना है। कितने लोगों ने आगे जाके सोचा इंटर के बाद? कितने लोग अम्मा अब्बा की ख्वाहिश से आए हैं? ओहो, कितने लोग किसी और की ख्वाहिश से आए हैं? सर इसका अब देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक बात याद रखिएगा, किसी में भी हो जाए, देखिए एक सच बताऊंगा और फिर मतलब एक अच्छी खबर एक बुरी खबर है, तो दोनों सच है। अच्छी खबर ये है, पहले बुरी। चलिए सर, बुरी खबर ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड बहुत बोरिंग है। आपको सर एक वक्त आएगा, आप फील बोलेंगे, मानो आपको एक फील आएगा यार क्या कर रहा हूं मैं ये, मतलब देखो बोरिंग है। मैं आपको सच बताऊं, फर्म का काम हो चाहे इंडस्ट्री हो, आप ये नंबर से खेलने के बाद आदमी ने एक वक्त आता है बोर हो जाता है। हमारी फील्ड नेचुरली बोरिंग, हाँ, लेकिन कुछ लोग की भाई देखें जो बहुत ज्यादा पार्टी बॉयज होते हैं ना, उनको इधर इसमें इतना मजा, लेकिन ऐसा नहीं है सर, इसमें भी इंटरेस्टिंग काम है। अब इंटरेस्टिंग काम इसमें सबको नहीं मिलता। मैंने जॉब की, फर्ग्यूसन बेकार, मतलब लर्निंग बहुत हुई, लेकिन काम मैंने कहा था भाई यार क्या है यार ये ऑडिट किया हुआ काम, लो देखो ये वो। के इलेक्ट्रिक में जॉब की, काम ही नहीं किया, सिंपल। मतलब के इलेक्ट्रिक में मेरे साथ 8 ट्रेनीज थे जिनको मुझे रिपोर्ट करना था। मैं कहता था भाई काम इतना है कि मैं खुद 6 दिन में कर लूं, इन 8 को कैसे सिखाऊं। फिर मैंने 5 अपने पास रखे, मैंने कहा इनको मैं 2 हफ्ते तक बिजी कर दूंगा, बाकी 16 दिन ये ठंड मचाएंगे, मैं पूरा महीना ठंड। और मैंने उसी टाइम पे टीचिंग शुरू की। मैंने कहा यार कुछ तो करो जिंदगी में, सही है। फिर सर मैं यूनिलीवर गया। यूनिलीवर में जो मैंने काम किया, मैं कहता हूं वो सबसे इंटरेस्टिंग काम था। क्यों सर, क्या काम था? यूनिलीवर में थी हमारी डिसीजन मेकिंग। मैं वहां पर बेसिकली था
सप्लाई चेन फाइनेंस बिजनेस पार्टनर। सप्लाई चेन, मुझे फैक्ट्री के साथ और पूरी लॉजिस्टिक टीम के साथ बैठ, अब वहां पर देखो डिसीजन मेकिंग, वहां पर हम सोचते थे कि यार हमें नूडल्स, हमें पता है आवाम पागलों की तरह खाई जा रही है, सही छोड़ ही नहीं रहे ये लोग, है ना। तो हमने कहा 2016 में हमने देख लिया, 2018 में हमारी जो एग्जिस्टिंग मशीन है ना, इसकी कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है, और ये कैपेसिटी कॉन्स्टेंट को हल करने के लिए हमने कहा इस मशीन को हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा, नई मशीन लेनी पड़ेगी या कोई एक छोटी मशीन। अब 2018 क्या हमने 2016 में प्लान किया, और फिर हमने सोचा कि जरूरी हम 2018 में नई मशीन लें या हम संडे को भी फैक्ट्री को खोल के, किस में ज्यादा फायदा है कंपनी को, संडे को फैक्ट्री खोलने में या 2019 में 1 अरब रुपए की मशीन लेने में। सही है, यह पूरी इसके लिए वर्किंग हुई, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है कप सूप, सही है, यूनिलीवर का, उसके ऊपर पूरी फीजिबिलिटी। अब ये काम बहुत इंटरेस्टिंग था, अब मतलब आपको मजा आता था, आपको लगता था कि यार कोई जिंदगी में ये डेबिट क्रेडिट के अलावा भी कुछ काम कर रहा हूं, सही है। अब वहां पर डिसीजन मेकिंग, जो तुम कॉस्टिंग में पढ़ते हो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, सही है सर, वो काम बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद मैं एक ग्रुप में गया, वहां पर मैंने फाइनेंस लीड किया, वहां पर भी टैक्स वगैरह में एक वक्ती तौर पे मजा आता है, बाकी चीजों में फिर एक वक्त के बाद आप बोर होने लगते हो सर। फिर अभी मैं एक फर्म का माशाल्लाह पार्टनर हूं, वहां पर भी जब फीजिबिलिटी वगैरह का काम आता है, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑडिट मुझे सिंपल सी बातें इतने पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है भाई खर्चे तो निकालने, लेकिन ऑडिट करते हैं। लेकिन ऑडिट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, क्योंकि ऑडिट में रिस्क ज्यादा है, पैसे कम है, लेकिन तो ऑडिट, तो ये फील्ड ओवरऑल बोरिंग है। लेकिन अच्छी बात अब ये है कि सर आज भी माशाल्लाह पाकिस्तान से अगर आप बोले ना बाहर जाना है किसी बच्चे को, मैं कहता हूं क्वालिफाइड सीए लाओ, उसको मुझे जो है ना बताओ, और उस बच्चे का क्वालिफाइड हो, और उस बच्चा फाइनलिस्ट हो, 1-2 पेपर बाकी हो, उस बच्चे को 6-8 महीने कहीं या तो बिग 4 में या बिग 8 में जॉब करवा दो, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाना उसके लिए सबसे आसान है। हमारा बच्चा माशाल्लाह पाकिस्तान में, आपको तो पिछले दिनों इतने अच्छे हालात थे, एक बच्चे के पास PwC, EY, USA की भी जॉबें हैं, UK की भी जॉबें हैं, सही है सर, चैनल आइलैंड की भी है, UAE की अलग जॉबें हैं, इतने अच्छे। अब जो पोस्ट कोविड जो हुआ था उसमें ये हालात है। इवन पाकिस्तान में मुझे मेरे एक बच्चे का पढ़ाने का मैसेज आया, KPMG का क्वालिफाइड बच्चा था, उसने कहा सर 3 जॉबें आप बताएं कहाँ जाऊं। उसने कहा के इलेक्ट्रिक में जॉब है, उसने कहा क्रेसेंट स्टील में जॉब है, उसने कहा सर ये आरिफ हबीब ग्रुप में जॉब है। अब आप बताएं सर, मतलब माशाल्लाह इतने अच्छे। तो ये बात आज भी मैं लोगों को कहता हूं भाई, जिसको पाकिस्तान से बाहर जाना है उसके लिए सबसे बेस्ट फील्ड ये है, यहां से बाहर जाना इज वेरी इजी। और जिसको पाकिस्तान में भी रहना है, तो हाँ ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में अब सीए वाले को शुरू में अपने मतलब की जॉब नहीं मिलती, ये फैक्ट है। शुरू में किसी जमाने में सर खलील हमें बताते थे, सर खलीलुल्लाह शेख जो यहाँ के ऑनर है, बहुत जल्द उनको इंशाल्लाह इस क्लास में भी लाऊंगा ताकि आप उनसे मिल सके। तो सर वो बताते थे कि जब उन्होंने 2002-03 में क्वालिफाई किया, वो कहते हैं अभी हमने क्वालिफाई नहीं किया हुआ होता था, आर्टिकल्स खत्म होने में 2-3 महीने होते थे और 5-6 नौकरियां होती थी, 2-3 बाहर की, 2-3 यहाँ की। फिर उन्होंने कहा लेकिन वो अलग थे, फिर आगे आहिस्ते जाके आगे चीजें कम हुई। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सीए वाले को ऐसा नहीं जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है मुझे मिलेगी 1,10,000 की, 1,20,000 की, उसको मिल रही होती है 70-80 की। सही है सर, उसको 70-80 की मिल रही होती है। तो अपनी ये नहीं होता कि उसको जॉब ही बिल्कुल ना मिले, कि वो घर पे खुदा ना खास्ता बैठ जाए। तो सर इस जो है फील्ड की माशाल्लाह ये वर्थ है। और मैं आपको बता दूं सर, कितनी मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास, सही है सर, लोअर क्लास फैमिलीज को माशाल्लाह इस फील्ड की वजह से अल्लाह ने किसी काबिल किया। सर मुझे भी याद है, वैसे मैं शेयर नहीं करता, मेरी अम्मा ने अपना सोना बेचकर मेरी सीए की फीसें भरी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मेरा कोई कमाल नहीं, इस काबिल किया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई होने के बाद अपने अम्मी अब्बू दोनों को माशाल्लाह हज करा दिया। सही है, तो ये आप सब भी एम रखें कि जो है
ये आपने इंशाल्लाह करना है। तो सर देखें, तभी मैं कहता हूं कि मैं सीए की आई कैप की बुराई, हाँ मुश्किल है, देखें अगर आसान होता ना तो हर कोई बड़े आराम से, असल चीज होती है सीखना, मिजाज को सीखना। और मैं था कि अकाउंटेंट जो है ना, हमारी फील्ड ऐसी है जो कि जिसमें फितरतन बच्चे को डरपोक बनाया जाता है। बुरी पिक्चर हमें सिखाया जाता है। गिलास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने कि भाई एक्सपेंस टक करके फौरन रिकॉर्ड करो और इनकम को। तो हमने कहा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको डराया जाए, सही है। अब हमारी फील्ड में होता यही है कि लोग क्या करते हैं, इतने लॉस देखते हैं ना, फिर वो लॉस के बारे में ही सोचते हैं, लॉस के बारे में, वो प्रैक्टिकल बिजनेस के बारे में। याद रखो, बिजनेसमैन बोलते हैं अकाउंटिंग होती रहेगी, पहले काम निकालो, पहले धंधा ला कर दो अकाउंटिंग। अब हमारी फील्ड में एक बहुत बड़ा मसला इसी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रूडेंस के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, डाइल्यूटेड ईपीएस। सर बेसिक ईपीएस आती है हमारे पास। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ही है कि शेयर होल्डर को एक गंदी पिक्चर भी दिखाओ, शेयर होल्डर को बताओ कि आज 3 की ईपीएस है तो ये फ्यूचर में 2.5 की भी हो सकती है, उसको बताओ 2.3 की भी हो सकती है। आप शेयर होल्डर को डराओ कि देख तुझे आज ये 3 की ईपीएस नजर आ रही है, ये फ्यूचर में कम हो जाएगी, ये फ्यूचर में। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्या करता है, डाइल्यूटेड ईपीएस। अब सर डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है? भाई साइंस वाले बच्चे कौन कौन है जिन्होंने इंटर इंजीनियरिंग या मेडिकल से किया है? बताएं बताएं, बगैर डरे हाथ उठाएं। इंजीनियरिंग मेडिकल, सही है सर। मैंने भी इंजीनियरिंग ही की थी। कितने लोग यहाँ पर डीजे वाले को है? डीजे कॉलेज, सही है, सही सर। मैंने डीजे से किया। अब सर मैं आप लोगों से जुड़ा ना, सर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पढ़ा है ना भाई? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट ऑफ किसी चीज को मिक्स कर देना, मिलावट कर देना, उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। अब सर यहाँ पर स्टैंडर्ड हमें डराता है, बोलता है शेयर होल्डर को तुम डराओ डाइल्यूटेड ईपीएस में। अभी कंपनी ने सपोज करो एक प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए, क्या इशू किए हुए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए है कंपनी ने, जो 5 साल बाद ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंपनी ने अभी एक प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए जो 5 साल बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस में। कहता है अगर आज ये कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, अगर आज ये कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट बता दो। इसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब ही ये है वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। सुनना पहले मेरे अल्फाज पढ़ सब लेंगे। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं सर? जिनको हमने कहा हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जो फ्यूचर में ऑर्डिनरी, आज ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, फ्यूचर में जब वो ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे तो ईपीएस कैसी दिखेगी, उस ईपीएस के देखने को हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, मिलावट वाली मिक्स हुई हुई ईपीएस। तो सर डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? हमने कहा ये वो ईपीएस है जो कि बेसिक से कम होगी। सर क्या ये बेसिक से ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है, ये बेसिक से ज्यादा भी हो सकती है। अब सुनना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी नहीं। स्टैंडर्ड ने कहा देखो भैया तुम्हारी थी सपोज करो बेसिक ईपीएस 3, क्या थी बेसिक ईपीएस? तुमने कैलकुलेशन सही की, डाइल्यूटेड ईपीएस आ रही है 3 स्टैंडर्ड कहता है शो ही नहीं करना। स्टैंडर्ड कहता है ये अगर बेसिक से ऊपर आ रही है तो शो नहीं करना। शेयर होल्डर को अच्छी पिक्चर फ्यूचर की कि फ्यूचर में ईपीएस बढ़ जाएगी जब ये शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ अगर ये 2.5 आ रही है तो शेयर्स को। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि शेयर होल्डर को फ्यूचर की बुरी पिक्चर दिखानी है, अच्छी पिक्चर अच्छी आ रही है कैलकुलेशन के बाद छोड़ दो, बोलो डाइल्यूटेड ईपीएस है ही नहीं। बुरी आ रही है तो बताओ देख भाई फ्यूचर में। आर वी क्लियर सर? अब एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, कॉन्सेप्ट इसका प्रॉपर सवाल करेंगे अगली क्लास से इंशाल्लाह।
एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, सपोज करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, एग्जांपल है, सिर्फ कॉपी भी नहीं करने की जरूरत है। हमने कहा 1 मिलियन, हमने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड था 20,000 का, कितने का? 20,000 का। ऑर्डिनरी शेयर्स थे साल के अंदर हमारे पास 5 लाख, सही है सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 50,000 का, कितने का? सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई भी नहीं करेगा, 50,000 का। और ये आफ्टर 2 इयर्स कन्वर्टेबल थे, किसमें? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, एट द रेशो 1:1। रेशो क्या है? 1:1 का मतलब क्या है? एक प्रेफरेंस के ऊपर, कॉपी भी नहीं करना, चीती हो जाओगे। हमने कहा आज अगर हम इसकी बेसिक ईपीएस निकालें ना भाई, बेसिक ईपीएस क्या आएगी? 1 मिलियन माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ऐसा ही है। हमने कहा 9,80,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, कितनी आई ईपीएस? 1.96। ये आ गई क्या भैया? बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। अब हम इसी की क्या निकालेंगे? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। और चेक करना है 1.96 से कम है तो शो करेंगे, ज्यादा है तो। अब आते हैं, हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस, सिर्फ बेसिक दे रहा हूं, बेशक चाहो तो कॉपी करो, चाहे तो ना करो, इसका मकसद प्रॉपर सवाल है। ये इसने कहा अब ये जो 50,000 शेयर्स थे ना, प्रेफरेंस शेयर्स, कब कन्वर्ट होंगे? तुम अज्यूम करो आज हो गए, इसी साल पहले दिन में हो गए, साल के फर्स्ट डे पे अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो क्या होता? आपने कहा जो मेरे 5 लाख शेयर्स थे पहले ऑर्डिनरी, ये कन्वर्ट होते तो ये 50,000 और आ जाते भाई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऑर्डिनरी बन जाते हैं ना, कन्वर्ट होते 50,000 आफ्टर 2 इयर्स। आप अज्यूम कर रहे हो आज हो गए, इस साल शुरू में हो गए, और अगर ये कन्वर्ट हो जाते तो क्या मुझे 20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता? नहीं। तो आपने कहा ये आ गया डायरेक्ट 1 मिलियन प्रॉफिट, कोई डिविडेंड नहीं। 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 550, ये कितना हो गया? 1. सर ये क्या हो जाएगी? डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। आज 1.96 से शेयर होल्डर को डरा दो, देखो फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, ये ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये हो जाएंगे तो तुम्हारी ईपीएस कितनी हो जाएगी? और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस। क्या भाई, शेयर होल्डर को डरा दो, इन्वेस्टमेंट कर लो ना कंपनी में, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो देख लो फ्यूचर में क्या होगा। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो ईपीएस क्या होने वाली है? कम होने वाली है। इसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। इसको अगर कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे, फिर हम होमवर्क लिखेंगे। आप अपना होमवर्क लिखने के बाद कर दें क्या ऑफ? भाई वो बोलते हैं बेचना हो बेचो। से ईमानदारी की एक बात बताऊं, शेयर होल्डर इतना पढ़ा लिखा होता ही नहीं है। तो वो इसी को देखता है, बोलते हैं पागल है अकाउंटेंट। सही है, वो किसको देखता है? पढ़ा लिखा होगा ना तो वो सब उसको सही से देखेगा। नॉर्मल अकाउंटेंट क्या करेगा? पढ़ा लिखा देखेगा तो वो सोच सकता है कि भैया हाँ बेच दूं, तभी तो उसको बता रहे हैं। तो अब ये तो है ना, बोला अगर ऐसा ही सब कुछ रहे तो क्या होगा। तो सर ये एक स्टैंडर्ड ने कहा कि आप एक थोड़ा सा शेयर होल्डर को हेड्स अप दे दो कि जो है भैया देख ले ये मसाइल हो सकते हैं। सर होमवर्क एमसीक्यूज का आपको आज मिलेगा होमवर्क।
एमसीक्यू का कुछ सबने करना है सर, देखें इजी मार्क्स है। पेज नंबर आपका जो है ये होगा 7 है दूसरे हैंडआउट का, पेज नंबर 7 दूसरे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 1 अनलिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1 अनलिमिटेड, सही है सर। सर आगे बढ़ेंगे, आपको सारे सवाल दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मारिया लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 मारिया लिमिटेड। इसे समझ में नहीं आया कि क्यों खवातीन के नाम क्यों डाले इसने सारे। आए सर आए, मारिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 गुलफिशा, गुलफिशा लिमिटेड। 7 कर चुके हम नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 समीन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? समीन यार, समीन भी नाम होता है, रिसर्च बढ़ाओ अपनी थोड़ी। हाय क्वेश्चन नंबर 15 साइमा, क्वेश्चन नंबर 15 साइमा। 16 शाइस्ता लिमिटेड। अच्छा फिर ये अफ्रीकन पे भी गया, देखे सिम्बा। क्वेश्चन नंबर 17 हमने कहा सिम्बा लिमिटेड। देखिए एक अफ्रीका का चक्कर लगा के वापस आया ये शख्स, फिर इसने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 मुंतहा लिमिटेड। मतलब बच्चे की सर देखिए आप इसकी हरकतें देखें। अभी एक खवातीन के नाम में पेपर में आप लोगों ने शायद देखा हो या अभी देखेंगे, ये थीम बनाता है। कभी मेटल्स के नाम लिखेगा, कॉपर एल्युमिनियम सवालात, कभी मंडे। आग लगती है बस्ती में, ये अपनी आई कैप जो है ना भाई, उसका अपना एक लेवल है। चले सर अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं जो आज ये होमवर्क वाले आपने एमसीक्यू सुन लिए। डाइल्यूटेड का सिर्फ आज एक कॉन्सेप्ट दिया, इसके ऊपर अगली पूरी क्लास में ये शुरू भी होगा और खत्म भी इंशाल्लाह, क्योंकि सर आपके सिलेबस में डाइल्यूटेड एक लिमिटेड है, मतलब चीजें हैं सारी हैं। सवालात खतरनाक किस्म के सीए फाइनल वाले एक आदमी ज्यादा इसने बहुत मुश्किल वाले नहीं डाले। सर आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अगर आफ्टर ईयर एंड अगर जो है बोनस इशू होगा तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे इन लाइन विद आई कैप। सर फिर हमने पढ़ा शेयर स्प्लिट भी होता है। शेयर स्प्लिट क्या होता है सर? हमने कहा एक शेयर को ज्यादा शेयर में 2 में 3 में तोड़ दो। शेयर कंसोलिडेशन 3 को मिला करके एक शेयर बना दो। सर फिर स्प्लिट और कंसोलिडेशन की ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे कि बोनस की होती है। पिछले सालों से शुरू से अज्यूम करना है। क्या हम क्लियर है? डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? बुरी पिक्चर शो करना हमें ईपीएस की, जो बेसिक से हमेशा क्या आनी चाहिए, और अगर बेसिक से ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे हम नहीं मानते। तो सर मिलेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे की सुबह 9:45 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।